ओके जी, मैं ऑडिबल हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी एक्चुअली परिवार सारी क्लास थी लेकिन वो अवेलेबल है नहीं, तो मैं भी जस्ट कॉलेज से आया हूँ, सोचा कि ठीक है आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिक हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं ना। तो कुछ डाउट अगर है तो पूछ सकते हो आप, अगर प्रॉब्लम सीट में या कोई अगर डाउट हो आपको, मतलब कोई भी, जितने प्रॉब्लम आपने सॉल्व किए तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। इतने सारे प्रॉब्लम सीट है, ड्राइव में है, इसमें है, जो टॉपिक नहीं पढ़ाए वो भी कर सकते हो। उसमें डाउट है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं ना, ऐसा है। नहीं तो डाउट क्लास तो होगी, उसमें भी पूछ सकते हो। तो जैसे हमने कल वेरिएंस डिफाइन किया था नहीं। वेरिएंस, मान लो कोई डेटा है, तो ये था लेट, हाँ, देन इसका वेरिएंस क्या था, जो वेरिएंस का फॉर्मूला था, दिस जो हमने डिफाइन किया था 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, यही होगा। इसको फर्दर अगर ओपन करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, अगर आप फर्दर इसको ओपन करोगे तो ये आएगा 1/n समेसन एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n माइनस एक्स बार है होल स्क्वायर, मतलब ये एक साथ रहेगा, दिस माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। तो ये आएगा ऐसे। जैसे अगर कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला लिखे हम लोग अगर, है ना, जैसे कंबाइंड वेरिएंस का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या होगा, जैसे हमने कंबाइंड मीन का लिखा था वैसे ही, कि मान लो अगर मैं ऐसे थ्योरम कुछ लिख देता हूँ कि लेट डेटा सेट वन ऑफ साइज n1 हैज़ वेरिएंस, कुछ भी नोटेशन ले सकते हो, जैसे मैं अगर चाहूँ तो इसको अभी सिग्मा स्क्वायर लिख देता हूँ, है ना। तो ये है, जैसे वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर नोटेशन से लिखते हैं, सिग्मा वन स्क्वायर एंड डेटा सेट टू हैज़ ऑफ साइज, है ना, डेटा सेट टू ऑफ साइज n2 हैज़ वेरिएंस सिग्मा टू स्क्वायर, देन कंबाइंड वेरिएंस ऑफ, मतलब दोनों डेटा को कंबाइन कर दिया तो कंबाइंड वेरिएंस क्या आएगी, इज, तो मान लो इसको मैं सिग्मा स्क्वायर लिखता हूँ, क्या आएगी। तो यहाँ से आपको जो फॉर्मूला मिलेगा कि
अच्छा, तो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए अगर मैं जैसे लिख रहा था, हमने वेरिएंस सिग्मा वन स्क्वायर लिया है, इसमें अगर लिखूँ मैं, तो दोनों फार्मूला को हम कंबाइन कर सकते हैं। जो कंबाइन मीन और कंबाइन वेरिएंस वाला फार्मूला है उसको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं ना यहाँ पे। जैसे वेरिएंस सिग्मा वन स्क्वायर मीन भी इसमें मैं लिख दूँ अगर मैं थोड़ा चेंज करके, कि मान लो दिस हैज़ मीन x1 बार एंड वेरिएंस यहाँ लिख देता हूँ सिग्मा वन स्क्वायर, एंड data set 2 of size this has mean x2 bar and variance sigma 2 square, then combined mean का फॉर्मूला क्या आएगा? So n1 sigma 1 square, अच्छा अब डिपेंड करता है कैसे लिखना चाहोगे। So या तो ऐसे लिख सकते हो, एंड n2 टाइम दिस समथिंग, ऐसे आता है ना फॉर्मूला, याद है आप लोगों को? सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंबाइंड मीन कंबाइंड वेरिएंस? एक मिनट, चार्ज चलाना पड़ेगा। सो यहाँ मिलेगा n1 प्लस n2, और यहाँ आएगा क्या लिखोगे? हमारे पास डेटा सेट है ना, सो तो इसके टर्म में लिखना पड़ेगा ना, x1 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, यहाँ आएगा सिग्मा 2 स्क्वायर, x2 नहीं x1 बार होगा है ना, x2 बार माइनस x2 एक्स बार होल स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा ठीक से समझना है क्या क्या है। तो जैसे n1 है फर्स्ट सैंपल का साइज, n2 सेकेंड सैंपल का साइज, सिग्मा वन स्क्वायर फर्स्ट सैंपल का वेरिएंस, सिग्मा टू स्क्वायर सेकेंड सैंपल का वेरिएंस, और सेकेंड डेटा का वेरिएंस एक्चुअली। x1 बार क्या है? फर्स्ट सैंपल का फर्स्ट डेटा का मीन। x बार क्या है? ये कंबाइंड मीन है ना, वेयर ये जो हम x बार लिख रहे हैं, x बार इज कंबाइंड मीन ऑफ बोथ डेटा, जिसका पहले फॉर्मूला लिख चुका हूं है ना। सो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि x बार जो है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2 होगा, यही होगा। सो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है जी, इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए। ओके है।
ठीक है, तो जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख के देखो, इसको अप्लाई करो। जैसे एक क्वेश्चन है कि कंसीडर, अभी जस्ट समझने के लिए, डेटा 1 है, मान लो आपके पास 2 3 4 0 -1 2 5, मान लो ये है। एंड डेटा 2 आपके पास है, कुछ भी नंबर ले लो, है ना, जैसे 8 9 6 4 3 1 10 11, मान लो ऐसा लिख दिया हमने। एंड थोड़ी कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेटर यूज़ कर लेना, कोई नहीं अभी के लिए। सो एग्जाम में ऐसा डेटा होगा तो सिंपल कैलकुलेट, क्योंकि मैं खुद से लिख रहा हूँ तो थोड़े वैसा कॉम्प्लिकेट हो सकता है ये। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, देन आपको फाइंड करना है पहला पार्ट जो है, द फर्स्ट पार्ट इज x1 बार, मतलब मीन ऑफ द फर्स्ट डेटा। सेकेंड पार्ट इज मीन ऑफ सेकेंड डेटा। थर्ड पार्ट है फर्स्ट डेटा का वेरिएंस। फोर्थ पार्ट है सेकेंड डेटा का वेरिएंस। फिफ्थ पार्ट है कंबाइंड मीन कितना आएगा। सिक्स पार्ट है कंबाइंड वेरिएंस कितना आएगा। ठीक है, आ जाएगा ना इसमें। ट्राई करो जरा, निकालो, बताओ क्या आएगा। तो अभी के लिए कैलकुलेटर यूज़ करना, एग्जाम में है ना खुद से करना पड़ेगा, तो वैसा डेटा होगा जो आप खुद से कर पाओगे इजीली। ठीक है ना, तो ये कंबाइंड मीन है, कंबाइंड मीन, और ये है कंबाइंड वेरिएंस, इस तरह से। एंड इसका आंसर बताओ चैट में या अनम्यूट करके।
आ जाएगा जी। तो ये जो था उसको अप्लाई करो, पिछला फॉर्मूला अप्लाई करो, बताओ आंसर। निकल जाएगा ना, आसान है। ओके, तो ये सब भी तो आ गया होगा इजीली। ठीक है, ठीक है। तो ये मेनली जो अभी मैं लिखा रहा था ना, ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला जनरली किसके लिए है? डिस्क्रीट डेटा के लिए। अगर आपके पास अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, या फिर बोलो तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा, निकाल लोगे ना ये फॉर्मूला लगा के, चेक कर लो, बस थोड़े कैलकुलेशन है ना। जस्ट फॉर्मूला लगाना आपको, यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। मीन तो पता ही है ना। सो मान लो अगर निकालना है वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी को हम लोग अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे थे, ठीक है ना। तो जैसे ऐसा रहेगा, मान लो ये डेटा है, इधर है एक्स आई और इधर है एफ आई, मतलब ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी। तो ऑब्जर्वेशन में है x1 x2 लेट से, फ्रीक्वेंसी f1 f2, मान लो xn है, यहाँ fn है, टोटल फ्रीक्वेंसी का सम कैपिटल N है, ठीक है ना। सो टोटल फ्रीक्वेंसी को आप ऐड करोगे तो ये मान लो कैपिटल N है। देन वेरिएंस क्या होगा? सो इस केस में जो वेरिएंस का फॉर्मूला है 1/n समेसन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, ये होगा। फर्दर इसको अगर ओपन करोगे आप, सो 1/n समेसन एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n माइनस ऐसा एक्स बार का स्क्वायर, तो ये एक साथ है इधर ब्रैकेट में, एंड देन इधर एक्स बार का स्क्वायर, ऐसे बनेगा। सी,
ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स बार क्या होगा, जो एक्स बार दिख रखा है, ये जो एक्स बार यहाँ लिख रहे हैं ये होगा 1/n। एक्स बार क्या लिखते थे, समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, मतलब वही 1/n समेसन एक्स आई इंटू एफ आई, आई फ्रॉम 1 to n, आई फ्रॉम 1 to n, ठीक है, यही आएगा। सो और कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर होगा तो उसमें कुछ खास नहीं है, बस जो मान लो जो भी आपके पास क्लास इंटरवल्स होंगे उसका क्या करना है आपको, यहाँ पे एवरेज लेना है। तो जो एक्स आई की वैल्यू होगी वो क्लास का एवरेज होगा। ठीक है जी, कर लोगे इस तरह क्वेश्चन, निकाल लोगे ना। मेन थोड़े कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करने होंगे, क्वेश्चंस बैठ के, फॉर्मूला तो इजी है, जस्ट कैसे अप्लाई करना है। नहीं हो पाता तो आप पूछो मुझसे डाउट में, जैसे भी है ना। जैसे तो कोई भी एक क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे इसी में मैंने 2 क्वेश्चन लिखे ना, मान लो इसमें एक क्वेश्चन अगर ऐड कर दूं कि जैसे ये 5, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मीन एंड वेरिएंस, है ना। तो सो दे आर आस्किंग कि एक टेबल है आपके पास एक्स आई एफ आई, एक्स साइज में है 3, 8, 13, 18, 23, फ्रीक्वेंसी है 7, 10, 15, 10, 6, ठीक है। तो आपको निकालना है फाइंड, मान लो मैं लिख दूं मीन, मीडियन, मोड, और सारे पार्ट्स प्रैक्टिस के लिए जस्ट, है ना। सो जैसे पहला पार्ट है यू फाइंड मीन, मीडियन, मोड, 1, 2, 3, चौथा वेरिएंस, पांचवा स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, और जो छठा होगा मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन लिखा था लास्ट टाइम, तो मीन डेविएशन जो कल लिखाया था हमने कि अगर डिस्क्रीट डेटा है, सो ये जो मीन डेविएशन है, डिस्क्रीट डेटा अगर आपके पास है, जैसे फॉर डिस्क्रीट डेटा ऐसा है, मान लीजिए x1, x2, xn, तो इसका मीन डेविएशन क्या है ना, किसी मान लो अबाउट मीन अगर डिफाइन करूं तो ये है 1/n समेसन मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, आई फ्रॉम 1 to n। बट यही अगर दूसरे में लिखे फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी को अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैं कल लिखा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ। तो इस तरह का एक टेबल होगा कि इधर एक्स आई है, इधर एफ आई है, x1, x2, xn, f1, f2, fn। तो आपको बताएगा मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो इसका क्या आएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसको शॉर्ट में आप ऐसा लिख सकते हो मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो ये आएगा 1/n, जहाँ n क्या है वही समेसन एफ आई मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार, है ना, आई फ्रॉम 1 to n, ये हो जाएगा वेयर
जो ये कैपिटल एन आपको दिख रहा है, दिस इज समेसन एफ आई, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर प्रॉपर्टी लिखोगे वो जैसे हम लोग मीन में, वेरिएंस में, ये सब में लिख रहे थे कि क्या चेंज आएगा, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समझने के लिए कि मान लो लेट x1 x2 xn हैज मीन डेविएशन अबाउट मीन, है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन, कोई नंबर मान लो, लेट से क्या नाम देना चाहोगे, है ना, कुछ भी ले लो, जैसे कोई नोटेशन ले लो, है ना, मान लो शॉर्ट में एम डी कह दिया फॉर एग्जाम्पल, मीन डेविएशन ऐसा लिख दिया नोटेशन। तो अब आपसे पूछा जाएगा, है ना, या कुछ भी, अभी कुछ एम ही ले लो फॉर एग्जाम्पल, चलो मान लो एम ले लिया मैंने, एम, देन तो एम एक्स कह दो, एक्स डेटा है अभी के लिए। देन मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो वाई आई आपने डेटा कंस्ट्रक्ट किया एक्स आई प्लस माइनस के कोई फिक्स रियल नंबर है, कांस्टेंट है, सो आई फ्रॉम 1 2 3 अप टू एन, ऐसा है। तो आपसे पूछा जाएगा देन व्हाट इज द वेरिएंस, वेरिएंस वाले हम कर चुके डिस्कस, व्हाट इज द मीन डेविएशन, मीन डेविएशन ऑफ वाई बार, मीन डेविएशन ऑफ, है ना, डेटा वाई आई विथ रेस्पेक्ट टू वाई बार, कितना आएगा, इसमें कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा? कुछ आया कि नहीं, कुछ समझ आया कि नहीं? तो नो चेंज होगा, सो इट्स अ मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार, तो ये लिख देता हूँ, छोड़ो ऐसे, है ना, तो इसी में नोटेशन में लिख देते हैं। बी में लेट वाई आई इज के इंटू एक्स आई, मान लो के कोई कांस्टेंट है,
k into xi for all I from 1 to n, देन मीन डेविएशन ऑफ y बार क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब मीन डेविएशन अबाउट x बार, कुछ चेंज आएगा? सो मॉड k से मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे k अगर हम पॉजिटिव मान लो कर देते हैं पॉजिटिव रह जाएगा, है ना, क्योंकि मॉड k बाहर आ जाएगा, है ना, वही होगा। बिकॉज x y बार में क्या प्रॉपर्टी थी, वो प्लस माइनस रहेगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ k टाइम मीन डेविएशन अबाउट x बार। एंड सेम फॉर डिवीजन, तो ये सिमिलर रहेगा क्योंकि डिवीजन भी तो मल्टीप्लिकेशन का बस है ना, 1/k हो जाएगा और कुछ नहीं है। सो डिवीजन के लिए लिखने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। वाई आई मान लो एक्स आई अपॉन के है, जहाँ के नॉन ज़ीरो है ना, एंड फॉर ऑल आई बराबर 1 2 3 अप टू एन, देन मीन डेविएशन अबाउट वाई मीन वाई बार, तो ये होगा 1 अपॉन मॉड के, ठीक है। ये है। सो एनीवे ये दिस यू नो, सो यहाँ पे सो कहने का मतलब अगर इन जनरल लिखते हैं हम, जैसे ये 4 लिखे हैं, अगर 5वीं प्रॉपर्टी में ये है, मान लो कि ये ABC लिखे ना, डी में कि वाई आई इज ए टाइम एक्स आई प्लस बी फॉर ऑल आई, है ना, 1 to n, सो देन मीन डेविएशन with respect to y bar या about y bar will be in data y is mod a time mean deviation about mean x bar, ये होगा, ठीक है जी। सो ये तो बस प्रॉपर्टी बता दिया ऐसे, ये लिखो, इसका आंसर बताओ। तो कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये था ना, इस सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2।
हो जाएगा जी। ऐसे जब हम मीन बोलते हैं जनरली ना, तो सॉल्व कर लेना है ना, हो गया होगा ऐसे। सो जनरली जब हम मीन बोलते हैं तो ऐसे मोस्टली अरिथमेटिक मीन यूज होता है ना, मीन यूज होता है, जिसको अभी एक्स बार मैं लिख रहा था, तो एक्चुअली ये अरिथमेटिक मीन था। सो जनरली मीन का मतलब अरिथमेटिक मीन ही होता है मोस्टली। एंड ठीक है, आंसर आ गया आपका, एक बार देखते हैं ना, तो मैं उसे बता देता हूँ ये। सो ये दिस यू नो ऑलरेडी कि हमारे पास कोई, मैं इस डिस्क्रीट डेटा की बात कर रहा हूँ। सो डिस्क्रीट डेटा आपके पास है, ये सब आप जानते भी होंगे, और ठीक है तो एक बार रिवाइज कराना ही है। सो इसके लिए क्या है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ये है, अगर आप ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन करते हैं, तो मान लो अगर मैं लिखूं कि एक्स बार जी, जी मतलब ज्योमेट्रिक यहाँ पे, तो ये होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई फ्रॉम 1 to n इसकी पावर 1/n। एक आएगा हार्मोनिक मीन, जिसको एक्स बार, इसको h कह लो, तो ये हो जाएगा n अपॉन समेसन 1 अपॉन एक्स आई फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, और इन तीनों में थ्योरम क्या होता है कि कोई आपके पास डेटा सेट है, सो अरिथमेटिक मीन विल बी लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, उल्टा हो गया, मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, मोर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, यही रिलेशन है जी। तो अगर कोई डेटा सेट है आपके पास, अभी जो डिस्क्रीट डेटा के लिए फॉर्मूला लिखा हूँ, बट ये इन जनरल ये वैलिड है, चाहे कोई भी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तब भी। तो ये बेसिक एक आइडिया है इसका, अरिथमेटिक है ना, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन का। एनीवे तो ये सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने, जैसे आंसर बता रहे हैं चैट में जैसे, ठीक है। ठीक है, तो हो गया ना, जैसे आंसर कुछ लोग बता रहे हैं तो फाइन। सो चेक करना, डाउट हो तो पूछो। जैसे इसमें एक दो क्वेश्चन और लिखता हूँ, तो बोल रहा है कि लेट मीन ऑफ, जनरली अनलेस स्टेटेड अदरवाइज मीन का मतलब अरिथमेटिक मीन ही होगा, अगर ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक मीन हुआ तो वो अलग से एक्सप्लिसिटली लिखा होगा, अदरवाइज अनलेस स्टेटेड अदरवाइज मीन मतलब अरिथमेटिक मीन लेके चलेंगे। ठीक है, सो मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस आर इज 4.4 and variance is 8.24। अब ये कह रहा है इफ 3 of those 5 observations are 1, 2 and 6, then find remaining 2 observation। तो ये सब कर लोगे, ये सब आसान क्वेश्चन है। सो मतलब 5 नंबर है, काइंड ऑफ 5 नंबर है जिसका मीन है 4.4, वेरिएंस है 8.24। इनमें से बता रहा है कि जो 3 नंबर है वो है 1, 2, 6, तो बाकी 2 नंबर क्या होंगे ये बताना है आपको।
एक और लिख देता हूँ, तो अभी के लिए मान लो ये फॉर एग्जांपल उधर दो थे ना, ये तीसरा क्वेश्चन लेट से, और चौथा भी लिख देता हूँ, थर्ड फोर्थ. So the mean and standard deviation of 100 observations were calculated as 40 and 5.1, ठीक है, respectively, by a student. बाद में ये कह रहा है बट so by mistake student took an observation 50 instead of 40. ठीक है ना, तो उसमें एक डेटा जो है 40 की जगह उसने 50 ले लिया था, मतलब एक्चुअल 40 है बट उसने 50 कंसिडर कर लिया. तो क्वेश्चन ये है देन फाइंड करेक्टेड मीन एंड वेरिएंस. फाइंड करेक्टेड मीन एंड करेक्टेड वेरिएंस या करेक्ट वेरिएंस. सो फाइंड करेक्ट मीन एंड करेक्ट वेरिएंस. ठीक है, ये दो क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिए, आसान है. सो ये सब आप इजीली कर पाएंगे. सो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कहीं दिक्कत हो समझने में तो पूछो.
आइए जी। सो थर्ड में आपका आया है 4 and 9। ओके, सो बाकी लोग देख लीजिए जो इनका आंसर आ रहा है। तो 4 and 9, और इसका क्या आंसर आया आपका? फोर्थ में मीन 39.5। सो मीन 39.9। हमने वेरिएंस पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है ना। सो वेरिएंस इज 25, यही ना, क्योंकि मैंने वेरिएंस पूछा ना, करेक्टेड मीन एंड वेरिएंस। सॉल्व हो जाएगा जी। देखो, जैसे आर एच सेंट्रल मोमेंट कैसे डिफाइन करते हो डिस्क्रिप्टिव में? आर एच सेंट्रल मोमेंट, तो इसका जो नोटेशन है हम लोग म्यू आर लिखेंगे। अभी मैं इसके लिए बात करता हूँ कोई डिस्क्रीट डेटा के लिए, मान लो x1 x2 xn, मान लो ये डेटा आपको दे रखा है, इस डेटा के लिए हम बात कर रहे हैं। तो इसका क्या डेफिनेशन है? 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार इसकी पावर r, यही होगा। सो ये आर एच सेंट्रल मोमेंट है ऑफ दिस डेटा, है ना। सो मेनली मैं अभी इसके लिए डिफाइन कर रहा हूँ x1 x2 xn जो डेटा है। तो इसके रेस्पेक्ट में आप स्क्यूनेस कर्टोसिस डिफाइन कर सकते हो, अगर इसके लिए डिफाइन करना हो तो क्या डेफिनेशन होगा स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस का? तो मेनली अभी तक जो मैं बता रहा था वो एनसीईआरटी में है, ये आगे कल मैं कंटिन्यू करता हूँ। जो गुप्ता कपूर वाली बुक में पहला चैप्टर ही है, जिन लोगों को खुद से पढ़ना हो तो चैप्टर 1 है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक गुप्ता कपूर में। तो कल मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। सो स्टैटिस्टिक्स जो आपके गुप्ता कपूर वाली बुक है ना, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, उसका पहला चैप्टर ही है, जो एफएमएस शॉर्ट में लिखते हैं ना, तो उसमें पहला चैप्टर है। तो मैं कल आगे कंटिन्यू करता हूँ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया बेसिक के थ्रू ही। तो अभी जो पिछले 2-3 क्लास में मैंने कराए हैं वो 9th 10th 11th 12th में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नहीं था, तो 9th 10th 11th के एक बार बेसिक हमने रिवाइज कराया आपको। क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी के ही थे, वो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, जैसे प्रॉबिलिटी रिवाइज की होगा वैसे स्टैटिस्टिक्स भी कर सकते हो। 9th 10th 11th 12th के बुक में जो भी प्रॉबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स पूरा एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि वो आपके सिलेबस का भी पार्ट है, तो आपको आना ही चाहिए। और उससे थोड़े और प्रैक्टिस करके और अपना लेवल इंप्रूव कर सकते हो, वो मैं करा दूंगा अभी। सो ठीक है ना। तो अभी प्रॉबिलिटी हमने किया है, अभी डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं। बाकी प्रॉबिलिटी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के आप प्रॉब्लम सीट सॉल्व करो, और जो डाउट है पूछो। ड्राइव में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं यू सी। सो कल मैं भी आगे ये कंटिन्यू करूंगा, तो इसके आगे मैं कल कंटिन्यू करता हूँ। स्क्यूनेस कर्टोसिस या और कुछ है ना, ये सब कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू।
you